बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोय्यद जाफरी है और आज जैसा कि आपसे वादा किया था हमने कि हम हर हफ्ते ईसा नकवी के साथ एक वीकेंड राउंड अप किया करेंगे। ईसा नकवी जैसा कि आप जानते हैं आपके फेवरेट एनालिस्ट में से हैं, मुल्की मामलात पे भी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी मामलात पर कड़ी नज़र रखते हैं। तो इस प्रोग्राम की हमारा जो फॉर्मेट है उससे आपको ये फायदा होगा कि पूरे वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 इश्यूज पाकिस्तान के हवाले से या बैनुल अक़वामी हवाले से हुए हैं उसके ऊपर आपको ईसा की और हमारी जो राय मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम ईसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम ईसा 4 जो बड़े सवाल करने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहला तो जाहिर बात है जो हम पिछले 2 हफ्ते से जिसके ऊपर आप भी बात करते आ रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, वो है बुनियादी तौर पर फलस्तीन और इसराइल का मामला। और पहला सवाल मैं विदाउट गेटिंग इनटू मोर डिलेज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब जब सीज फायर हो चुका है तो क्या जैसा कि फलस्तीन के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने तो ये कहा है कि सीज फायर नाकाफी है। आपका क्या ख्याल है कि सीज फायर नाकाफी है और अगर नाकाफी है तो क्यों? देखिए, सीज फायर पहले भी बहुत मर्तबा हो चुका है। सीज फायर और लड़ाई, देखिए सीज फायर का मतलब मसला तो हल नहीं हुआ। असल इशू है कि फलस्तीन की जो अवाम है, फलस्तीनी है, उनको उनके आबाई इलाकों से जिस तरह जबरी तौर पर बेदखल यहूदियों की आबादकारी की गई इस इलाके में, एक पूरी मुहिम के नतीजे में हमें मालूम है कि वी नो द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। जी लेकिन हाँ। यहाँ से लोगों को बेदखल किया गया और अगर आप गुफ्तगू करें किसी फलस्तीनी से, वो कहते हैं कि ये द मैप ऑफ इजराइल हैज बीन कार्व्ड आउट। उनके जिस्मों के ऊपर जो है वो जिस तरह छुरी चलाकर उनके जिस्मों के ऊपर जो है वो एक नक्शा बनाया गया। हमें सब लोगों को मालूम है कि किस तरह यहाँ पर कितनी यहूदी आबादी रही है माजी में, और फिर यहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया गया। जो इंडिजिनस पीपल हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, फलस्तीनी अवाम है, उनको निकाला गया। मसला तो हल नहीं हुआ। देखें, मसला जो ड्यूरेबल सोल्यूशन है वो है प्री 1967 बॉर्डर्स विद ईस्ट यरूशलेम एज द कैपिटल ऑफ जी। पैलेस्टाइन। टू स्टेट सोल्यूशन, दो रियासती हल है जिसके ऊपर फलस्तीनी जो है वो मान सकते हैं कि दो रियासतें हों, फलस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम हो, जो उसकी सरहदें हैं वो 1967 से पहले की हों, और जो मकबूजा बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा है, ये फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत में शामिल होनी चाहिए। ये वो सॉल्यूशन है जिसको यूएन ने भी प्रॉमिस किया। इसके हवाले से बहुत सारी करारदादें मौजूद हैं जिनको बुलडोज़ करता है इसराइल अपने असर और रसूख से, और अपनी जो इंटरनेशनल लॉबी है मुख्तलिफ ममालिक में, उसकी जो कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन तमाम हल की जानिब जाती हुई करारदादों को बुलडोज करता है। जी हाँ। और अब जैसे शाह महमूद कुरैशी के इंटरव्यू में भी बात हुई और वो इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ। हालांकि आप और मैं जानते हैं कि अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो एपेक है, $50 मिलियन का उसका साल का है और बजट है, और वो किस तरह से लॉबी करके जो अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिका के पार्लियामेंटेरियंस उन्हें खरीदती है और वो आगे से उनका एजेंडा टो करते हैं। ये तो खैर राज की बात है नहीं। लेकिन ईसा, पाकिस्तान ने ये जब ये सारा मामला चल रहा था और जो सफारती कोशिशें चल रही थी जंग बंदी के हवाले से, तो पाकिस्तान ने क्या कोई कलीदी किरदार अदा किया एज अ मुस्लिम स्टेट इस सारे मामले में? देखिए, इस सारे मामले में लोगों को ज़ाहिर है कि अपनी-अपनी पॉलिटिकल एफ़िलिएशंस की वजह से तनकीद करने की भी आदत होती है, तारीफ़ करने की भी आदत होती है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली जायज़ा लें इस सारे मामले का, तो एक मुल्क है जो स्टैंड आउट करता है और वो है पाकिस्तान। उसकी वजूहात हैं। पाकिस्तान वाहिद एटमी रियासत है मुस्लिम ममालिक में, और पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ सिंस इंसेप्शन ऑफ द कंट्री 1947 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान का, 1948 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान का, इसके ऊपर एक बहुत वाज़े मौक़िफ़ मौजूद है। दूसरा, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी इसराइल के साथ टाइज़ नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं है। जिस तरह अब हम टर्की की बात करें तो टर्की ने भी रोल प्ले किया है, लेकिन टर्की का माज़ी थोड़ा-सा डिफरेंट है पाकिस्तान के मुकाबले में। टर्की जो है उसके ताल्लुकात भी रहे हैं, टर्की के डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं। इवन तैयब अर्दवान ही शख्स है जिस वक़्त वो हुकूमत में थे, उस वक़्त साझा हैं, खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी एक मुलाकात इसराइल के नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ उन्होंने करवाई थी, जिसमें ये कोशिश हो रही थी कि इस जी सारे हाँ। मामले को हल कर लिया जाए। तो ये टर्की और पाकिस्तान में ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद आप ईरान का देख लें, ईरान का बड़ा बोल्ड स्टैंस था, लेकिन
ईरान और पाकिस्तान में फर्क क्या है कि ईरान जो है उसको पूरी दुनिया ने, खासतौर पर मगरिबी दुनिया ने एलियनेट किया हुआ है। दूसरा, ईरान एक एटमी ताकत नहीं है। पाकिस्तान क्यों मैटर करता है? एक तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की बड़ी आर्मी में से एक है। एक बड़ी अस्करी कुव्वत होने की वजह से और पाकिस्तान मैटर कर क्या किया, तो वो खलीजी ममालिक में अपोलोजेटिक किस्म का और एक बड़ा डिफरेंट किस्म का हमने व्यू पॉइंट, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को किसी भी तरह जो है वो नहीं कहा जा सकता कि वो फलस्तीनियों की हिमायत में स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि हम और फलस्तीन के दरमियान जो चपकलिश जारी है और हम ताजियत करते हैं इसमें दोनों जानिब जो लोग जितने भी लोगों को इसमें नुकसान पहुंचा है, कैजुअलिटीज हुई हैं, आप कम से कम अपनी स्टेटमेंट में अग्रेसर और अग्रेस्ट का फर्क तो रखें कि फर्क जारियत तो करने बताइए ना। वाला कौन है और जारियत जिनके खिलाफ हो रही है वो कौन है। तो वो ईसा एक अब और जो जिन बहुत अहम ममालिक सवाल, ने सॉरी, हाँ जी, रिसेंटली कहिए कहिए। अब्राहम अकॉर्ड्स के नतीजे, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, वो बेसिकली जो है वो अग्रेसर और अग्रेस्ट का फर्क नहीं रखा और जो अब्राहम अकॉर्ड्स के नतीजे में 2020 साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉलीपॉप दिया हुआ था इन ममालिक को कि ईरान सबसे बड़ा थ्रेट है और इसराइल और हम मिलकर आपको ईरान के आपको खिलाफ हिफाजत। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जी हाँ। आपको F-35 तैयारे देंगे, यमन में आपके फौज के लिए जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरियात होंगी वो हम पूरी करेंगे। वो चीजें तब्दील हो गई। उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ कि अब्राहम अकॉर्ड के नतीजे में जिन ममालिक ने प्रोटेक्शन हासिल है, जो ईरान के साथ बैठकर दोबारा से जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो JCPOA है उस डील में एंटर होना चाह रहा है, सारा सिनेरियो तब्दील हो गया। तो लेकिन दीज have lost their face और फिर इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, आपको पता है जो मुबादला इन्वेस्टमेंट है और दीगर जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट फंड है यूनाइटेड जी अरब हाँ। एमिरेट्स का, उसने इवन अप्रैल के महीने में से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट प्लेज की है यूएई में, इसराइल में। ये यूएई इसराइल जी में हाँ। जी हाँ। इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उनकी और वो पोर्ट भी। 1.1 बिलियन डॉलर की जो उनकी तमार गैस फील्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी और उसको उसके इन्वेस्टमेंट बोर्ड को हेड करते हैं मोहम्मद बिन जैद जो क्राउन प्रिंस हैं MBZ यूएई के। तो फिर इतने जिस वक्त आप आपने और इवन देखें आपको मालूम है कि बेंगोरियन एयरपोर्ट हो, तल अवीव हो, उसके और मनामा के दरमियान, उसके और अबू धाबी और दुबई के दरमियान फ्लाइट्स चल रही हैं और वो सऊदी एयर स्पेस ऊपर से। इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बिल्कुल। प्रेसिडेंट साल 2020 से पहले तो मौजूद नहीं था। अब उनकी एयर स्पेस हुआ था तो इस तक नहीं बंद की और ये तक नहीं कहा कि हम अपने जो ताल्लुकात जो हमने रिसेंटली कायम किए थे, और ये नहीं कि अपना फेस सेविंग के लिए ये कह देते कि हमने तो इस आस यस। में ये सब कुछ किया था कि फलस्तीन का कोई हल होगा, दो रियासती हल होगा, मामलात अमन की तरफ जाएंगे, जिसको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मामला अमन की तरफ नहीं जाएगा। अब इन ममालिक ने जो है वो ये तक धमकी नहीं लगाई कि हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे, रिव्यू तक का बिल्कुल। नहीं कहा, बिल्कुल इसके चाहे वो ऊपर हम। बहरेन हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बोनस सवाल है ईसा। पाकिस्तान ने, जहां पर आपने बताया कि सफारती प्रेशर, पाकिस्तान बीइंग एन एटॉमिक और न्यूक्लियर कंट्री बहुत कलीदी किरदार अदा किया, वहां पर आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अली हैदर साहब, उन्होंने जो एक बहुत बड़ी खबर दी थी कि पाकिस्तान ने अपने तमाम मिसाइल जो हैं गौरी के पता नहीं कौन कौन से वो अफगान सरहद पे पहुंचा दिए शाहीन हैं। तो शाहीन, शाहीन माशाल्लाह से। तो वो अब शाहीन सीज फायर के बाद बलोचिस्तान। क्या वो मिसाइल वापस आए हैं बलूचिस्तान से, वो के अभी वहां पर ही बैठे हैं वो मिसाइल? देखिए मामला अली हैदर साहब इस बात को मैं मुतादिद मरतबा कह चुका हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, क्योंकि ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। देखें, ये वो यूट्यूबर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने साल 2020 में चीनी फौज के हाथों भारत के ऊपर कम से कम 10-10 मरतबा कब्जा करवाया। इन्होंने कहा लद्दाख फतह हो चुका, दिल्ली तक चीन की फौजें आ चुकी, सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान और चीन का झंडा लहरा दिया गया, फौजें जो है वो मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गई हैं और
जो मशरिकी पंजाब है, जो इंडियन साइड ऑफ पंजाब है, उसको भी अब फतह कर रहे हैं और खालिस्तान जो है वो बनने वाला है। 8 ईस्टर्न स्टेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ईस्टर्न स्टेट्स वो टूट गई हैं। इन सब ने ऑन द रिकॉर्ड इनके पर मौजूद है। और अब इन्हीं लोगों ने फिर क्या किया, देखें ये खून बेचने वाली बात है। एक तरफ फलस्तीन के अवाम जिनकी प्रोटेक्शन के लिए एक या दो गिरोह मौजूद हैं, जिनको अंडर हैंड कोई एक या दो ममालिक की सपोर्ट हासिल है। ईरान उनको सपोर्ट करता है, ईरान ओपनली कहता है कि हाँ हम हमास को भी सपोर्ट करते हैं, बाकी ग्रुपों को भी। इसराइल के खिलाफ उनका एक ओपन मौकिफ मौजूद है। लेकिन फलस्तीन एक मुल्क है जिसकी ना बहरिया है, जिसकी ना नेवी है, जिसकी ना फौज है। उस मुल्क के ऊपर एक मुल्क जिसके पास दुनिया का जदीद तरीन असलहा मौजूद है, जिसके हवाले से क्वालिटेटिव मिलिट्री एज का प्रॉमिस अमेरिका करता है। ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट 35 टू 38 730 से 735 मिलियन डॉलर्स का नया असलहा जो है वो प्लेज किया गया। जी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जी। जो है वो अनाउंस किए कमला हारिस ने। आपने वो सारा कुछ देखा है। उस मुल्क ने जब जारियत की, निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए, उनकी बिल्डिंग्स फ्लैट हो रही थी। यहाँ पर ये लोग क्या रिपोर्ट कर रहे थे? ये रिपोर्ट कर रहे थे, और इवन सीज फायर के बाद भी कुछ लोगों ने किया, कि पाकिस्तान की फौज उतर गई है इसराइल में, अल्लाह अकबर के नारे हैं, तल अवीव राख का ढेर बन चुका है, 6 इसराइली शहर तबाह हो चुके हैं, उनकी यूरिम एयर बेस जो है मिलिट्री बेस उसको तबाह कर दिया गया है। लबनान की तरफ से हजारों रॉकेट आकर जो है वो जी। इसराइल में उन्होंने तबाही हुई है यार, थोड़ा बहुत हुआ था। उनके टोटल आप सिर्फ 3 रॉकेट्स चलाए जी उन्होंने बस। जो कैजुअलिटीज हैं उनका कंपैरिजन कर लें और डैमेज का कंपैरिजन कर लें, आप क्यों पूरी दुनिया को ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये दो बराबर के टक्कर के मुल्क हैं, इनका आपस ये का बहुत मामला है, ये खतरनाक जंग कर बात रहे है। हैं? वाक़ई, आप ये वाक़ई। साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया, अब क्या इसराइल क्या कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, यही कहता है ना, जी सेल्फ हाँ, डिफेंस में कर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस कब होता है? जब दो तगड़े पहलवान एक दूसरे की बराबर के टक्कर हों। के एक दूसरे के खिलाफ। अब क्या किया पाकिस्तान ने? जनाब मिसाइल मुंतकिल कर दिया बलूचिस्तान, 12 मिनट में इसराइल तबाह हो जाएगा। किसी ने कहा कि जनाब पाकिस्तान की इसराइल के लिए रवाना हो गए, किसी ने कहा कि फौज रवाना हो गई, किसी ने पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का हमला करवा दिया इसराइल के ऊपर। क्या हुआ उसका तौबा! नतीजा? कि वहां पर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर चीज हमले करते हैं, ये दहशतगर्द है। आपने फिर उनका पर्पस सर्व कर दिया ना। बहरहाल ये एक ऐसा झूठ है जिसको अवॉइड करना चाहिए, और वो लोग जो 2020 में कंफर्म झूठे साबित हुए हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका गम-ओ-गुस्सा समझ सकता हूँ। मैं भी बहुत परेशान था क्योंकि आपने जो पॉइंट आउट किया कि इससे आपके ओरिजिनल नैरेटिव को धचका पहुँचता है। ख़ैर, मूविंग फॉरवर्ड मुल्की सियासत के ऊपर ईसा जो 2 बड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो ये जो जहांगीर तरीन वाला मामला खड़ा हुआ और उसके बाद ऑपोज़िशन ने बहुत छलांगे लगाई कि अब तो बजट जो है वो खतरे में है, बजट नहीं पास होगा, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो सारा कुछ तो बैठ गया झाग की तरह। तो मुस्तकबिल में फिर क्या इमरान खान की हुकूमत जो है उसको मजीद तकवीत मिली है? क्या इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज किया है उनके साथ कि उन्होंने खान साहब के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है? देखिए, पीडीएम का हचकोले लेता हुआ डूबता हुआ जहाज था, उसको एक तिनके का सहारा मिला, वो था जहांगीर। जहांगीर तरीन जो है वो किसी कॉज की वजह से, किसी नजरिए की वजह से, इमरान खान के या उनकी जमात के साथ किसी नजरियाती इख्तलाफ की वजह से नहीं खड़े हुए। उनकी जो बेचैनी है, उनका जो गुस्सा है, वो उनके ऊपर चलने वाले मुकदमे, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, शुगर इंक्वायरी कमीशन, और उसके बाद वो 3 एफआईआर्स और उनसे होने वाली तफ्तीश, जी। ये है मामला जिसके ऊपर वो समझते हैं कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। उनके दोस्त इमरान खान, जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, उन्होंने पार्टी को फंडिंग भी दी, उन्होंने उसके लिए एमएनएस एमपीएस को गैदर किया, लोगों को शामिल करवाया, उनके साथ धोखा हुआ। वो अपना बदला लेने के लिए या अपने आप को इस मंझधार से, इन केसेस के मंझधार से निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। और पीडीएम ने, जाहिर है कि एक अपोजिशन है, उस वो बड़ा वीक विकेट पे चली गई जब उनके अंदर के इख्तलाफात खुलकर सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिच किया जिस तरीके से, जाहिर है कि ये एक ऐसा
इत्तेहाद था, एक अननेचुरल, एक गैर फितरी इत्तेहाद हाँ था। जी। जी हाँ। इन पार्टीज के किबले आपस में नहीं मिलते, इनका माजी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ गंदे दस्तों घटिया गिरे मार, एग्जैक्टली। इल्जामात और से भरा हुआ है। तो ये तो चलना नहीं था, लेकिन फिर ये जिस तरीके से टूटा तो फिर ज़ाहिर है कि आस किसी ना किसी पर तो लगाते हैं। इन्होंने फिर आस लगाई कि हाँ, जहांगीर तरीन हमारे लिए जो है वो अब मसीहा साबित होंगे, वो इमरान खान की हुकूमत का धड़म-तख्ता करेंगे, बजट पास नहीं हो सकेगा। अब जो हुकूमत है वो अपना मैंडेट खो देगी। ज़ाहिर है आपको पता है कि 50% वोट से ज़्यादा जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उससे बजट पास होना होता है, और अगर कोई भी हुकूमत जो है वो बजट पास करवाने में नाकाम हो जाती है, उसके पास इखलाकी जवाज़ नहीं रहता है कि वो अपनी हुकूमत चला सके। बिल्कुल, तो ये सारा बिल्कुल। खदशा पैदा हो गया था, लेकिन आपको पता है कि सॉफ्टवेयर्स जो है वो अपडेट होते अपडेट हो रहते गए। हैं। वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया, मामला जो है वो आपके सामने। अच्छा, आखिरी सवाल जो ईसा, हम बल्कि इस पे मुस्तकबिल में भी आपसे बात करेंगे। ये सब फ़लस्तीन का मामला खड़ा होने से पहले क्विकली अगर आप इस पे कमेंट कर दीजिए कि पाकिस्तान भारत के बैक चैनल के ऊपर बड़ी पहले तो बड़ी खुशी की खबरें, और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी का डिनायल कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो वो मामला कहाँ खड़ा है और एकदम पिक्चर से बिल्कुल आउट हो गया है? उस पे क्या डेवलपमेंट है? कोई हिल-जुल है उस पर कि वो मामला बस ठप? देखिए, बैक चैनल की यही तो खूबी है कि वो बैक चैनल पे होता है। वो पब्लिक में नहीं हो रहा होता, वो चल रहा होता है। अब ये जिन लोगों ने इसको देखा है, देखें आप, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं करते, इन डेप्थ वो नहीं करते। मैंने एटलीस्ट नहीं देखा कि किसी ने अपने तौर पे, आप हिंदुस्तान टाइम्स में रज़ा उल हसन लस्कर, उनकी स्टोरीज़ देखें, एबीपी लाइव के ऊपर प्रणय उपाध्याय हैं, इसी तरह जो है वो हुँ, अ, हुँ। सुहासिनी हैदर हैं। इसी तरह जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की जो है वो सूधी, इनकी हाँ, आप रिपोर्ट देखें, ये सारा मामला 2018 से चल रहा था, और 2018 से भी पहले 2017 लेट 2017 जिस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, ये सारी मूव उस वक़्त चलना शुरू, वो कब जो है वो सरफ़ेस के ऊपर ये सारी चीज़ें आई हैं, वो इस साल आई हैं। यानी वो कि भी 3 यूएई के कहने की वजह से। ये बैक चैनल चलता रहा, उसमें रखना आया था जिस वक़्त पुलवामा अटैक इंसिडेंट हुआ। पुलवामा इंसिडेंट के बाद एक ब्रेक आया था, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन चलता रहा। अभी भी ये ज़ाहिर है कि ये मामला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान, और मैंने ये बात तवातुर के साथ की अपनी वीडियोज़ में कि यार आप वेबसाइट पर एक खबर पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप यूट्यूब चैनल करते हैं और आप उसके ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक खबर पढ़ते हैं और छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं कि वाह, वाह, वाह जी! पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात जो हैं वो नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं। आप पाकिस्तान और भारत के जो आपसी ताल्लुकात हैं, उनकी डायनामिक्स को और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अगर समझने बैठें, ये हुँ, मामला नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट से के इमरान खान क्या उसने कोविड-19 में हाल पूछ लिया है। और नहीं, आप ये बात जिस बिल्कुल किस्म के दुरुस्त इवेंट्स फरमा हो, रहे हैं। दिवाली हो, ऐसे मौके के ऊपर ममालिक के दरमियान मैसेजेस का लोग ये शुरू हो जाते हैं कि जनाब अब मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है। तो वो बहरहाल ये सारा मामला है। मैं आपको ये अलबत्ता बता सकता हूँ बावसूख जराए से कि पसे पर्दा जो है वो राबते जारी हैं, मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान के पास यही मौका है कि इस बैक चैनल को फॉर्मलाइज होने से पहले-पहले भारत से कश्मीर के मामले पर जो एश्योरेंस ले सकता है, वो ले सकता है। जी, वंस वी सिट ऑन द टेबल विद द न्यू स्टेटस को, जो आफ्टर 5th तो अगस्त सब कुछ वहीं 2019 पर सेटल हो के जाएगा। दरमियान बिल्कुल सही। होगा, तो बस फिर वो न्यू नॉर्मल बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ईसा। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इन बातों को समझेंगे, जो हम आप भी कोशिश करते रहते हैं, मैं भी कोशिश करता रहता हूं कि सियासी मामलात, खारजी मामलात, दो मुल्कों के दरमियान मामलात, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप की तरह नहीं होते जहां पर एक मैसेज का रिप्लाई आ गया तो उसके बाद 10 दिन के बाद डेट आ जाएगी। लेकिन ये चीजें सालों के ऊपर मुहित होती है। थैंक यू सो मच तो फॉर ज्वाइनिंग अस। आप क्लोज करने से पहले अगर लोगों के, क्योंकि हमने ये मामला जो है वो ये सिलसिला वीकली बेसिस के ऊपर चलाना है, अगर लोगों के कोई भी सवाल हो, जस्ट इनवाइट देम, वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, आप उनको नोट करें, आप मेरे से नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं।
जबरदस्त। बल्कि आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इनकरेज करते हैं कि आप ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे या बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामे के हवाले से आपके पास कोई भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके इन सवालों के जवाब ईसा नकवी से और हम अपनी भी सोच के मुताबिक आपको वो सारे जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ईसा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।